हेलो डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट फॉर टीजीटी इंग्लिश फ्रॉम मिलियन माइंड्स बुक एंड इट इज़ डे 6 ऑफ इट एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 91 टू 125। 91 से आज 125 तक हम पूरे ही क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं। बेसिक्स ये है और यहाँ यूनिकनेस ये आपको मिलेगी कि यहाँ पर जो हम आंसर्स देखने जा रहे हैं वह पूरे डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी, जो कि यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे इसके आंसर इतने डिटेल में। अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा यदि पसंद आए तो, है ना। सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। और आज हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ हम करते हैं कि एंटी फाउंडेशनलिज्म भी है एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एंटी फाउंडेशनलिज्म है। और एंटी फाउंडेशनलिज्म क्या होल्ड्स करता है, क्या कहता है कि एवरी थ्योरी possess different questions and therefore what counts as fact and truth differ in every case। कि every theory, हर एक जो सिद्धांत है, possess different question, जो अलग अलग जिसके पास questions है, प्रश्न है, and therefore इसी कारण what counts as fact, और जिसको गिना जाता है जैसे कि फैक्ट एंड ट्रूथ, सत्य, डिफर्स, अलग होती है इन एवरी केस। क्या ये एंटी फाउंडेशनलिज्म है या फिर ऑल ट्रूथ, हर एक सच्चाई, क्लेम्स जो ये बताती है कैन बी जज ट्रू और फॉल्स, वो सच भी हो सकती है और उसको सच भी जज किया जा सकता है और फॉल्स भी, यूजुअली अगेंस्ट एम्पिरिकल फैक्ट्स। empirical facts means the facts that is based on experience rather than theory or pure logic। तो इम्पेरिकल फैक्ट्स के अगेंस्ट है, मतलब ऐसे फैक्ट्स जो कि कैसे हैं, इम्पेरिकल हैं, अनुभव जन्य हैं, जो अनुभव किए हैं। तो क्या वो एंटी फाउंडेशनलिज्म होता है जहाँ पर हर एक जो सत्य है उसको क्लेम किया जाता है, उसे सही और गलत भी वो हो सकता है, और ये इम्पेरिकल फैक्ट के अगेंस्ट होता है ना। क्या ये एंटी फाउंडेशनलिज्म होता है या फिर ऑप्शन सी में हमें दिया है कि कॉजुअल स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन बी मेड। कि यहाँ पर जो स्वतंत्र और जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं, वो ऐसा संबंध जहाँ पे ये स्वतंत्र और आज़ादी और बंधन से रिलेटेड जो वेरिएबल्स हैं वो बन सकते हैं। या ट्रूथ इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन एक्सपीरियंस, या फिर वह सच्चाई जो बेसिस जिसका फाउंडेशन है, जो रिप्रेजेंट करता है सारे एक्सपीरियंस को, क्या क्या होता है। तो एंटी फाउंडेशनलिज्म की हम बात करें, है ना, एंटी फाउंडेशनलिज्म की बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। एंटी फाउंडेशनलिज्म को हम नॉन फाउंडेशनलिज्म भी कहते हैं। एंड एंटी फाउंडेशनलिज्म इज़ एनी फिलोसफी, कोई भी ऐसी फिलोसफी है विच रिजेक्ट्स अ फाउंडेशनलिस्ट अप्रोच, जो कि बेसिक फाउंडेशनलिज्म नीमवाद जो अप्रोच है उसको ये रिजेक्ट कर देती है। एंड एंटी फाउंडेशनलिस्ट इज़ वन, जो एंटी फाउंडेशनलिज्म है वो जो ऐसी थ्योरी देते हैं वो होते हैं हु डज़ नॉट बिलीव दैट देयर इज़ सम फंडामेंटल बिलीफ, जो वो उस पर विश्वास नहीं करते कि कोई बेसिक यहाँ पे फंडामेंटल बिलीफ यहाँ पे है, कोई प्रिंसिपल है विच इज़ द बेसिक ग्राउंड और फाउंडेशन ऑफ इंक्वायरी और नॉलेज, ठीक है। वो उस पर विश्वास नहीं करते कि क्या चला आ रहा है। नारी को तुम दुर्गा शक्ति का भी रूप बताते हो और नारी फिर इतनी कमज़ोर हो जाती है कि कोई भी उसका शोषण कर लेता है ना। तो यहाँ पे दोनों ही रूप देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर नारी दुर्गा शक्ति वाला आपने ये विचार को आपका इसको बना लिया, बेस बना लिया, तो फिर इतना दयनीय उसको दिखा रहे हो, है ना। तो दोनों ही बातें हैं। तो ये एंटी फाउंडेशनलिज्म जो बेसिक है उस पर ये नहीं वर्क करता। तो लिखा है कि एवरी थ्योरी, हर एक थ्योरी, पजेस डिफरेंट क्वेश्चंस, हर मतलब अलग अलग प्रश्न रखती हैं। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, व्हाट काउंट्स एज फैक्ट, इसको काउंट किया जाता है फैक्ट की तरह, तथ्य की तरह, सत्य की तरह,
डिफर्स इन एवरी केस, जो कि हर एक केस में अलग अलग है, जो कि हर एक केस में अलग अलग है। सो दिस इज़ एंटी फाउंडेशनलिज्म। होप करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्रुथ, द होल ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ। लिखा है द ट्रुथ सत्य, द होल ट्रुथ संपूर्ण सत्य और कुछ भी नहीं पर सिर्फ ट्रुथ। द एवर्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लॉस, पीज्यूक्सिस या प्लूरिसिग्नेशन और डायरेसिस। तो कहाँ किसका ये एग्जाम्पल है? अब देखिए ये जितने भी यहाँ पर टर्म दिए हुए हैं, ये लिटरेरी टर्म दिए हुए हैं। हम टीजीटी के बिहाफ पर तो हम इन्हें बिल्कुल जानते नहीं हैं। फिर जब ये क्वेश्चन में आते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ सिलेबस हैं, वेरी टफ हैं। और पर ये जो प्रैक्टिस सेट बनाया है भाई सर ने, जो प्रैक्टिस सेट ये बनाया है वो आप ये समझ लीजिए कि उसमें जो टीजीटी से आने वाले जो क्वेश्चन है, इसको जो सॉल्व कर लेगा उसका टीजीटी 100% निकल जाएगा, उसका टीजीटी 100% निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लेवल टीजीटी का नहीं है। बेशक इसमें पीजीटी वाले राइटर्स नहीं हैं, मगर टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स और दूसरे जो क्वेश्चन है ग्रामर से रिलेटेड भी, वह बड़े ही हाई लेवल के हैं। तो आपको राइटर 4 यहाँ पे मिल रहे हैं और लिटरेरी टर्म्स आपके, फिगर ऑफ स्पीच आपके, ग्रामर के पॉइंट आपके, ईडियम फ्रेजेस आपके, प्रपोजिशन आपके, ये सारे के सारे आपके एक हाई लेवल के तैयार होते जाएंगे। खैर जो इजी वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत कम डाले हैं सर ने, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है बहुत सारे हैं। हम अभी ये चारों ही जो पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो ये है तो क्यों है। और सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि जो प्लॉस लिखा है, प्लॉस क्या है, व्हाट इज़ प्लॉस। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं प्लॉस को। प्लॉस क्या होता है? मल्टीपल, ये ऐसा लिटरेरी टर्म है जो अक्सर पूछा ही जाता है। और इसका प्रोनंसिएशन क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे प्रोनंसिएशन इसका प्लोके है, प्लोके। प्लोके इज प्रोनंसिएशन और PLOCE, प्लोके इसका प्रोनंसिएशन है। प्लॉज होता क्या है? तो आप प्लॉज इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ये एक ऐसा अलंकार है इन विच जिसमें अ वर्ड इज सेपरेटेड, एक शब्द को क्या कर दिया है? सेपरेटेड, अलग कर दिया गया है, कर दिया जाता है, और रिपीटेड या फिर उसको दोबारा लाया जाता है विद अ डिले, एक डिले के साथ, इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज अ स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि किसी स्टेटमेंट को, किसी वाक्य को क्या करना है? उस पर जोर देना है, उसे एम्फेसाइज करना है। कैसे? कि लिखा है अ वाइफ हु वॉज अ वाइफ इंडीड, पत्नी जो कि पत्नी थी वास्तव में। अब यहाँ पे जो कि पत्नी थी वास्तव में, अब इसका क्या है? इसका कोई क्या कर दिया है? इस जो क्लॉज है ये, इसको क्या कर दिया यहाँ पे? इसमें जो वाइफ वर्ड है उसको सेपरेट अलग किया है ना, यहाँ से इस एक फ्रेज से यहाँ पर, और इसको क्या किया है? एम्फेसाइज किया है, एक पत्नी जो कि पत्नी थी वास्तव में। अब ये जो है इसको, इस सेंटेंस, यहाँ पर हमें इस सेंटेंस में क्या मिलता है? प्लॉकी मिलता है। लिखा है आई एम दैट आई एम, मैं हूँ जो मैं हूँ, जो कि मैं हूँ, आई एम दैट आई एम। तो यहाँ पे ये क्या है? ये भी प्लॉके है। द बेस्ट सरप्राइज इज़ नो सरप्राइजेज एट ऑल। तो जो सबसे अच्छा सरप्राइज होता है वो ये है कि नो सरप्राइज, कोई सरप्राइज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम शेक्सपियर ने भी है ना इस टर्म को खूब यूज़ किया है अपने वर्क में, और रिचर्ड थर्ड वर्क से, उनका हिस्टोरिकल प्ले है, वहाँ से एक लिया गया है वाक्य कि ब्लड टू ब्लड, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ। तो ब्लड, ब्लड के लिए है ना, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ। इससे पहले की एक लाइन भी है ब्रदर टू ब्रदर, ब्रदर भाई भाई के लिए, ब्लड ब्लड के लिए, सेल्फ स्वयं स्वयं के लिए, है ना। तो इस तरह का, तो इसमें क्या है? प्लॉके है। विलियम बटलर्स की पोएम है जेरूसलम, वाई बिल्ट दाउ स्लीप, द स्लीप ऑफ डेथ, वाई बिल्ट दाउ स्लीप, कौन सी स्लीप? द स्लीप ऑफ डेथ। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं प्लॉके के हैं। होप करती हूँ कि ये आपको बहुत बहुत अच्छे लगे होंगे, और इसे आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एपिज्यूक्सिस।
अब ये एपिज़ियोक्सिस क्या होता है, ये फिगर ऑफ स्पीच भी आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और मैं डिटेल में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, तो आप थोड़ा ध्यान से सुने इस बात को। लिखा है एपिज़ियोक्सिस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज़ रिपीटेड। इसमें भी कोई एक वर्ड है, कोई फ्रेज है, वो रिपीट होता है। इसको भी जैसे कि हमने प्लोके देखा उसी की तरह इसको भी क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। पर कैसे? इन इमीडिएट सक्सेशन, बस तुरंत ही रिपीट किया जाता है उसमें, विदाउट और नो इंटरवेशन, विदाउट और नो इंटरवीनिंग वर्ड्स, बीच में कोई वर्ड्स इसमें नहीं आते। जैसे कि हेमलेट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमलेट से कि व्हाट इज़ रीडिंग, और हेमलेट आंसर करता है वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। तो यहाँ क्या है, ये एपिज़ियोक्सिस है। ये क्या है? एपिज़ियोक्सिस है। मैकबेथ का भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वो कहता है ओ हॉरर हॉरर हॉरर। तो यहाँ पे जो रिपीटेशन हो रहा है ये वर्ड्स का, ये क्या है? ये एपिज़ियोक्सिस है। टेनिसन की पोइम हमें ब्रेक ब्रेक ब्रेक, उसमें मिलता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो यहाँ पे कंटिन्यू ये जो रिपीटेशन है, ये क्या है? ये रिपीटेशन हमारा क्या है? एपिज़ियोक्सिस है। और इसकी लाइन है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ओ दाई कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी। ठीक है, वो करती हूँ कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं प्लूरिसिग्नेशन। प्लूरिसिग्नेशन है, देखो प्लूरल जैसा सेंस नहीं है कि प्लूरल से बना है प्लूरिसिग्नेशन। ठीक है, तो इसमें ये प्लूरिसिग्नेशन क्या होता है, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे अ वर्ड टू डिस्क्राइब डेलिबरेटली, जहाँ पे किसी वर्ड को डिस्क्राइब किया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है जानबूझकर। किस लिए? डेलिबरेटली, एम्बिग्यूटी क्या करने के लिए? एम्बिग्यूटी पैदा करने के लिए, उसके दोहरे तिहरे अर्थ पैदा करने के लिए, एज अ रेटोरिकल डिवाइस टू अवॉइड द पिजोरेटिव एसोसिएशन ऑफ एम्बिग्यूटी। क्या करने के लिए? जो पिजोरेटिव एसोसिएशन है उन वर्ड्स के साथ, पिजोरेटिव अपमानजनक जो संबंध है ऑफ एम्बिग्यूटी, उसको अवॉइड करने के लिए इन इट्स एवरीडे सेंस। ठीक है, तो होप करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट एक और हमारे पास ऑप्शन है, वो ये है कि डायरेसिस। डायरेसिस तो क्या होता है? ये डायरेसिस एक मार्क होता है। डायरेसिस क्या होता है? एक मार्क होता है प्लेस्ड ओवर अ वॉवल, जो कि किसी वॉवल के ऊपर हम इसे देखते हैं। और क्यों? टू इंडिकेट दैट इट इज़ साउंडेड सेपरेटली। ये मार्क जो है, जो ऊपर ऐसे बिंदी सी बनी हुई होती है, वो क्या मार्क करती है? वो बताती है कि इसको अलग से, इसको क्या करो, इसको बोलो। एज इन, जैसे कि एक आपने देखा है, ये तो अगर हमें मान लो हमें लिखना है रिज्यूमे, है ना, रिज्यूम नहीं होता, रिज्यूमे होता है। जो सीवी हम देते हैं वो, उसको हम रिज्यूमे कहते हैं, रिज्यूमे। अगर मान लो कि मार्क ऊपर नहीं होगा तो वो रिज्यूम हो गया, है ना, क्या हो जाएगा? रिज्यूम हो जाएगा। मगर यहाँ एक मार्क ऊपर है, इट मीन्स इट इज़ रिज्यूमे। ठीक है, नेब वरना नाइब हो जाएगा, नेब, ब्रॉन्टे। ठीक है, तो ये क्या है? डायरेसिस है। अब मैं होप करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा कि प्लूरिसिग्नेशन क्या होता है और डायरेसिस क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया है। ज़रूर इसे आप लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और देखें अब यहाँ, तो अब यहाँ पे आप चारों ऑप्शन देखिए। अब आपको समझ में आ गया कि हमारा आंसर क्या है। आपने एपिज़ियोक्सिस में देखा कि इसमें क्या है कि वर्ड का रिपीटेशन है पर बीच में कोई वर्ड्स नहीं आते। प्लूरिसिग्नेशन में आपने एम्बिग्यूटी को देखा। डायरेसिस में आपने प्रोनंसिएशन से रिलेटेड देखा। और पोलेस इसको प्लोके इसका प्रोनंसिएशन है। इसमें आपने देखा कि जो वर्ड्स हैं उनका रिपीटेशन है ना, वर्ड्स हैं उनका रिपीटेशन है। और वो किस लिए है? एम्फेसाइज करने के लिए किसी स्टेटमेंट को। और यहाँ पर भी द ट्रूथ, सच्चाई, द होल ट्रूथ, पूरी सच्चाई, एंड नथिंग बट द ट्रूथ, वो सब कुछ नहीं है। जो सत्यता है, जो सच्चाई है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ सच्चाई है। ठीक है, तो सच्चाई की बात यहाँ है। बाकी ये सारा वर्ड्स तो इनको एक्सेजरेट करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। होप करती हूँ ये आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आया है। और आगे बढ़ते हैं हम। लिखा है इन द ओपनिंग बुक ऑफ द प्रिल्यूड, वर्ड्सवर्थ मेंशंस फेमसली दैट ही वॉज। अब प्रिल्यूड की कुछ लाइन यहाँ पर कही गई हैं कि ही वॉज फॉस्टर्ड अलाइक बाई डैश एंड डेस्ड।
अब हमें पेयर यहाँ से निकालना है। नेचर, नेचर तो इनकी पोइम में आता है। इमेजिनेशन, फियर, ब्यूटी सभी आते हैं। तो यहाँ ध्यान रख लीजिए कि इसमें लिखा है, इसमें कहा गया है कि फॉस्टर्ड अलाइक बाय फियर एंड ब्यूटी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन डी और बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगेन हमें देख लीजिए लिटरेरी टर्म्स। यहाँ हमें अगेन 4 नए नए लिटरेरी टर्म्स हमें यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। और देखिए लिखा है हमारा क्वेश्चन कि द वार्ड, अब यहाँ फुल स्टॉप और लगाया, ये देख लीजिए। द लाइन, वो सॉरी, द आयरन लेडी, द किंग। अब कौन सा ये आपका लिटरेरी टर्म्स है? एनाकोल्यूथन, एपोसियोपेसिस, एसिंडिटन या एंटोनोमेसिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चारों ही ऑप्शंस को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। थोड़ा सा लेंदी ये होने जा रहा है। डिटेल में यहाँ हम देखने वाले हैं कि एनाकोल्यूथन क्या होता है। एनाकोल्यूथन एक लिटरेरी डिवाइस है और क्या इसका मीनिंग है, एग्जाम्पल्स क्या हैं, और कौन सा टर्म है इसकी थ्रू, जो मतलब कौन सा एक लिटरेरी टर्म है जो ड्रामाज में यूज़ होता है, जो इस लिटरेरी टर्म में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए एनाकोल्यूथन होता क्या है? तो एनाकोल्यूथन कमिंग फ्रॉम एनाकोल्यूथिया, एनाकोल्यूथिया से ये आया है। सिग्निफाइंग, जो बताता है द एक्ट ऑफ नॉट फॉलोइंग, कि कोई एक्ट ऐसा जो कि फॉलो नहीं कर रहा है, अपने बाद आने वाले एक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। एनाकोल्यूथन इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है अ डिसरप्शन, है ना, बीच में अवरोध ये इंडिकेट करता है। इन सिंटेक्स, किसी किसमें, सिंटेक्स में, वाक्यांश में, रिजल्टिंग, और जिसका परिणाम क्या होता है, फ्रॉम टू नॉन पैरेलल ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। तो फिर इससे क्या होता है कि कोई बात अपनी कह रहा है, कहते 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 वो क्या हो गया, बीच में कोई अवरुद्ध पैदा हो गया, डिसरप्शन आ गया, रुक गया वो। तो अब क्या करेगा, अब वो कोई दूसरी बात कहेगा जो कि क्या है, नॉन पैरेलल है, जो पहली बात उसने शुरू की थी उसके समान नहीं है ना, उससे रिलेटेड नहीं है। तो वहाँ ये नॉन पैरेलल ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ये बना देगा। तो ये एनाकोल्यूथन है। इन सिंपलर टर्म्स, और सिंपल भाषा में कहें तो इट इज़ बिगिनिंग अ सेंटेंस वन वे, एक तरीके से, जिस तरीके से आप स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस को वो है, बट एंडिंग इट अनदर यूजुअली। अच्छा, पर इसको एंड करते हैं किसी और तरीके से। जिस बात से बात स्टार्ट हुई है वो पूरी ना करके बीच में कुछ और बात आपने कर दी, बीच में किसी और बात से अपने वाक्य को एंड किया। यूजुअली विद एन अनएक्सपेक्टेडली अब्रप्ट शिफ्ट इन सब्जेक्ट। तो अनएक्सपेक्टेडली, पता ही नहीं, ऐसा हो जाता है बिना चाहे, राइटर बोलने वाला खुद नहीं चाहता कि ऐसा हो, मगर फिर भी ये वो अपने सब्जेक्ट से हट जाता है। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर हम समझेंगे। लिखा है कि वाइल इन द गार्डन द डोर बैंग्ड शट। वाइल इन द गार्डन, जब गार्डन में, वाइल इन द गार्डन, जबकि गार्डन में, और फिर आगे कुछ यहाँ पे पॉज है, डिसरप्शन यहाँ पे हुआ है, द डोर बैंग शट, है ना, तो डोर की आवाज़ आई। तो गार्डन यहाँ कहाँ, डोर, बीच में क्या है, कुछ किसी और टॉपिक से स्टार्ट किया, बात कुछ और कहने जा रहा था, एंड किसी बात और से कर दिया। जैसे कि किंग लियर में डेट ऑल द वर्ल्ड शैल, अब यहाँ पे क्या है, रुक जाता है, आई विल डू सच थिंग्स। अब ये इसके बाद, शैल के बाद, इस वर्ब के बाद इसको कुछ इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट देना चाहिए था, मगर ये अपनी बात यहीं पे इसको एंड करके कोई दूसरी बात ये स्टार्ट कर देता है। अच्छा, इसके होता क्या है, कौन सा ऐसा तरीका है इनके थ्रू हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है, वो क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। वर्जीनिया वुल्फ ने इस टर्म को इजाद किया था, जहाँ पर इंटीरियर मोनोलॉग की बात की जाती है, जहाँ जो कि साइकोलॉजिकल नॉवेल्स जो हैं, प्ले वर्क जो हैं, उन पर बेस जो वर्क थे, उनसे रिलेटेड जो वर्क थे उसकी बात की जाती है। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को दिखाता है, जहाँ पे जो दिमाग क्या है, कंट्रोल में नहीं है, अनकॉन्शियस चला गया है। तो इट क्रिएट्स अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल इन विच अ कैरेक्टर्स थॉट
फ्रॉम वन आइडिया टू नेक्स्ट। तो वो अपने थॉट्स पर क्या नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में मैंने आपको बता दिया, पर होप करती हूँ कि ये आपको बहुत पसंद में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ज़रूर आप इसको लाइक करें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कैसे। तो एपोसियोप्सिस क्या होता है, एपोसियोप्सिस क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, एग्जाम्पल क्या है, इस सबको हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। और एपोसियोप्सिस ये जो वर्ड है ये एंशियंट ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ये लैटिन का अभी हाल फिलहाल वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से, जिसका मीनिंग होता है बी साइलेंट, चुप हो जाना। अब चुप हो जाना, तो कब चुप हो जाना, कौन सी ऐसी कंडीशन आती है जब हम बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। तो एपोसियोप्सिस मे बी यूज्ड टू एक्सप्रेस स्पीचलेसनेस, स्पीचलेसनेस को एक्सप्रेस करता है ये, जो कि कॉज्ड, कारण जिसका होता है क्या, ग्रेट इमोशन, बहुत इमोशन भरा है आपके मन में, बोल ही नहीं पा रहे हो, पैशन, इसके चक्कर में नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। जैसे कि रेज है पैशन में, चाहे वो रेज गुस्सा है, चाहे फ्रस्ट्रेशन है, चाहे फियर है, बोल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो वो टर्म, वो बात एपोसियोप्सिस है, जहाँ पर आप शांत हो गए। द थ्रीट, और वो एक धमकी है क्या, गेट आउट एंड एल्स, और बस चुप। तो ये क्या है, ये एपोसियोप्सिस है। बट आई थॉट ही वॉज, पर मैंने सोचा था कि वह था, अब क्या था, आगे बोला ही नहीं, ठीक है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ मार्क हैं इनको, इन सेंटेंसेस को आते हैं, तो पंक्चुएशन इस तरह का वर्ड हम हाइफन इसमें लगाते हैं, इलिप्सिस भी इसमें बहुत यूज़ होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। होप करती हूँ एपोसियोप्सिस आपको समझ में आया कि एपोसियोप्सिस क्या होता है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सिंडिटन है। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सिंडिटन, एसिंडिटन और पॉलीसिंडिटन। तीनों ही जो टर्म हैं अक्सर पूछे जाते हैं, ये सिंडिटन फैमिली वाले, ये लिटरेरी टर्म्स हैं। तीनों को हम यहाँ पर एक साथ डिस्कस करने वाले हैं कि सिंडिटन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल, एसिंडिटन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल, और पॉलीसिंडिटन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल। तो क्या होता है, व्हेन देयर इज वन कंजंक्शन, जब किसी सेंटेंस में हमारे पास एक कंजंक्शन है बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के और जो भाग हैं उनके बीच में, जैसे कि आई के, मैं आया, आई शॉ, मैंने देखा, और आई कॉन्कर्ड, मैंने जीत लिया। तो यहाँ पे हमें एक कंजंक्शन देखने के लिए मिला, ये क्या है, ये सिंडिटन है। और एसेंडिटन, ऐसे ए का मतलब यहाँ पर नॉट से है, जिसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं है, नो कंजंक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जैसे आई केम, आई शॉ, आई कॉन्कर्ड, मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया। पॉलीसिंडिटन, अब पॉलीसिंडिटन में जहाँ पे मैनी, पॉली का मतलब मैनी, जहाँ पे बहुत सारी कंजंक्शन हमें देखने के मिले हैं, आई केम एंड आई शॉ एंड आई कॉन्कर्ड, मैं आया और मैंने देखा और मैंने जीत लिया। अब देखो तीनों ही वाक्य को आप जब बोलोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये किसी अलग ही तरह के सेंस को एम्फेसाइज करते हैं। इसको खुद से बोल के देखो, ठीक है, पता चलेगा। और जब आपको पता चले तो फिर आपको ये पता चलेगा कि इसीलिए तो फिर ये हमारे फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस, ये टेक्निक हैं जिनको राइटर यूज़ करते हैं अपने लिखने में, और एक क्रिएशन, एक एग्जैजरेशन, एक अपने सेंटेंस को अलाइव करते हैं। होप करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। चलिए अब यहाँ हम देखने वाले हैं कि एंटोनोमेसिया क्या होता है, एंटोनोमेसिया का मीनिंग क्या है, कहाँ से ये वर्ड आया है और इसका एग्जाम्पल क्या है। बड़ा ही इजी है एंटोनोमेसिया। एंटोनोमेसिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है, जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है एंटोनोमेसिया, जिसका मीनिंग है टू कॉल बाय आ न्यू नेम, किसी चीज़ को, किसी को पुकारना, पर कैसे पुकारना, एक नए नाम से, जो उसका नाम है उसके अलावा उसकी क्वालिटीज़ जो हैं उसको ही वो नाम दे देना। एंटोनोमेसिया इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सम डिफाइनिंग वर्ड्स, जो कि उस पर्सन की करेक्टर को डिफाइन करते हैं, और फ्रेज, कुछ ऐसा फ्रेज इज सब्सटीट्यूटेड, उसके नाम की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है फॉर अ पर्सनस प्रॉपर नेम, जो पर्सन का प्रॉपर नेम है। लिखा है ही इज़ द सचिन ऑफ आवर टीम, कि वह कौन है, अरे वो तो सचिन है, द सचिन इज कमिंग, देखो आ रहा है वो। तो किसी को देखकर, अच्छा क्रिकेट खेलता है, आपने कह दिया द सचिन इज कमिंग, तो यहाँ पे उसकी क्वालिटीज़ को, है ना, किसी और के नाम से सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये क्या है, शेक्सपियर के लिए द बार्ड कहा जाता है, सरदार पटेल के लिए आयरन मैन कहा जाता है ना। तो ये क्या है, ये एंटोनोमेसिया है, ये क्या है, ये एंटोनोमेसिया है।
तो होप करती हूँ आपको समझ में आए होंगे जो डिटेल में मैंने बताया। अब ऑप्शन यहाँ पे देखिए एनाकोल्यूथन। तो एनाकोल्यूथन में मैंने आपको बताया कि जहाँ हम अपनी बात को स्टार्ट किसी और बात से करते हैं और एंड किसी और बात से कर देते हैं, तो एनाकोल्यूथन। एपोसियोप्सिस, जहाँ हमारी बोलती बंद हो जाती है ना, हम बोल रहे हैं डर के कारण, फियर के कारण हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो एपोसियोप्सिस है। एसिनडिटन, तो एसिनडिटन की मैंने सारी फैमिली आपको बता दी कि जहाँ पे कंजंक्शन का यूज़ मैंने आपको बता दिया तीनों में, ठीक है। और एंटोनोमेसिया, तो एंटोनोमेसिया जहाँ पर हम क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। तो ये मेटानोमी की तरह है या सिनकडकी की तरह है? मेटानोमी की तरह है ना ये। तो लिखा है यहाँ पे द बार्ड, शेक्सपियर के लिए, आयरन लेडी, द किंग, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर उनके सब्सटीट्यूट हैं उनके नाम के। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वह है एंटोनोमेसिया है। ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर एंटोनोमेसिया है। और आगे हम बढ़ेंगे, लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिखा है माई हार्ट इज़ एट फेस्टिवल, और आगे की लाइन है माई हार्ट इज़ एट फेस्टिवल, माई हेड हैथ इट्स कॉरोनल, द फुलनेस ऑफ योर ब्लिस आई फील इट ऑल। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये लाइन है, ओड ऑन इंटीमेशन इमॉर्टलिटी से ये ली गई है। स्टेंजा नंबर 3 से ये आई है, जहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और यहाँ पे जो क्या कहते हैं चाइल्डहुड है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करने की यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, और जिसमें वो बताते हैं कि जो चाइल्डहुडनेस है वो कितना, बचपन है जो वो कितना सुखद है ना, जहाँ पर हम सेलेसियल लाइट को ओढ़े हुए होते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाली बात जो है वो किस में कही गई है, ओड ऑन इंटीमेशन इमॉर्टलिटी। मैंने बताया कि ये 3rd स्टेंजा से है। आपको मुझे ये आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि ओड इंटीमेशन इमॉर्टलिटी में टोटल कितने स्टेंजाज हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार बताया है तो अब मेरा हक बनता है कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ। आगे बात करते हैं। लिखा है AC ब्रैडलेज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन। तो AC ब्रैडले को, भाई अगर आप शेक्सपियर को पढ़ते हैं, अगर शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म को आप पढ़ते हैं, तो AC ब्रैडले को आप ना पढ़ें ऐसा हो नहीं सकता। शेक्सपियर इज़ नॉट कंप्लीटेड, शेक्सपियर कंप्लीट नहीं किया जाता है विदाउट AC ब्रैडले। तो इन्होंने जो AC ब्रैडले हैं, इन्होंने ट्रेजिडीज़ पर वर्क किया है। शेक्सपियर की जो ट्रेजिडीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करने का काम किया है। और शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजिडी हैं, और चारों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपको पता है। और इसका हमारा आंसर है 1904। और मैं अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन है ना, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आया हुआ है UGC नेट में और अदर एग्ज़ाम्स में भी। मैं आपको दिखाती हूँ और थोड़ा सा और इसका डिस्क्रिप्शन आप देखिएगा कैसा है। देखिए ये क्वेश्चन आया है UGC नेट में, आया है 2008 में। लिखा है AC ब्रैडलीज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन, ऐसे ही कि ऐसे हमारा यहाँ पे सर ने क्वेश्चन रख दिया है प्रैक्टिस सेट में। लिखा है एंड्रयू सेस्ले ब्रैडली, AC ब्रैडली, है ना। तो ये 1851 1935, ठीक है। वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर, क्रिटिक्स ये रहे हैं बेस्ट रिमेंबर फॉर हिज वर्क ऑन शेक्सपियर। ये जो जाने जाते हैं ब्रैडली, अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने शेक्सपियर के ऊपर लिखे हैं, और उनकी 2 मेजर वर्क हैं, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में आई है, और ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री ये 1909 में आया है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं इस बात के साथ कि देखो शेक्सपियर से रिलेटेड भी आप प्लेलिस्ट में यहाँ पर लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जहाँ पर शेक्सपियर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस यूथ कंपटीशन टाइम की बुक में, मैं वो सारे के सारे आपको करवा रही हूँ। यस, जो कि वो क्वेश्चन वास्तव में ही प्रीवियस ईयर आपके लिए बड़े ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं जो कि हमारा पोइम से रिलेटेड है। पोइम दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ अ मूवमेंट इन अ सिंपल इमेज, कि ऐसी पोइम जो किसी एसेंस, किसी सार को बड़े ही सिंपल इमेजिनेशन में बता दे। क्या लिरिक है, ओड है, बल्लड है, हैकू है? इसका आंसर हैकू है। और बल्लड, ओड, लिरिक क्या होते हैं भाई, ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और मैं हैकू की बात आपसे करूँगी तो हैकू एक जापानीज़ पोइम है जो कि 3 लाइन की होती है।
आप NCERT की बुक में 10th क्लास की बुक है तो वहाँ पे फॉग एक पोइम है, वो हैकू है ना, हैकू पोइम है, वो उसका जॉनरा है, वो हैकू है ना। तो आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। 3-4 लाइन की पोइम होती है, जापानीज़ पोइम होती है, जो एक जो इमेज है उसको ये एक्सप्रेस करने का काम करती है और कुछ नहीं, बस। वहाँ पे जो वो पोइम है उसमें कहता है कि फॉग आता है और बिल्ली इस तरह से आता है, कैसे, जैसे बिल्ली आती है दबे पाँव और चला जाता है, बस इस बात को बताया है, यही पोइम है बस। तो हैकू इस तरह की पोइम है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन वन सेज, जब कोई कहता है डेट समवन इज नो मोर, कि अब कोई नहीं रहा, या फिर समवन हैज़ ब्रीथ हिज हर लास्ट, कि उसने अपनी आखिरी सांस ले ली, तो इसका मतलब ये क्या बताता है? रिसोर्टिंग टू यूफिज्म या यूफोनी या यूफेमिज्म या अंडरस्टेटमेंट। देखो इससे कुछ मुझे मिला नहीं, पता नहीं ये वर्ड जो है इसका मीनिंग नहीं मिला। यूफोनी जो है वो अच्छा बोलना है, यूफेमिज्म का मतलब है कि कोई कड़वी बेकार बात है उसको बड़े ही मॉडेस्ट वे में कहना यूफेमिज्म है। और अंडरस्टेटमेंट क्या होता है? अंडरस्टेटमेंट भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि सपोज़ कि बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं, तूफ़ान आ रहा है, बारिश आ रही है, और फिर तुम कह दो कि अभी थोड़ी बारिश और होनी है, तो मतलब जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उससे भी कम अगर उस पर कोई बात होती है तो वो अंडरस्टेटमेंट कहलाती है। ठीक है, तो ये यूफेमिज्म है। ये वाले टर्म्स जो वो हैं बड़े अक्सर आपको पता भी होंगे। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी भी ये लेक्चर होने वाला है, तो मैं उन टर्म्स को जो आपको पते हैं उन पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। और आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि व्हाट डज़ द टर्म एपिस्टीम सिग्निफाइज। तो ये जो एपिस्टीम है जिसका मतलब होता है ज्ञान मीमांसा। ठीक है, तो एपिस्टीम मीन्स ज्ञान मीमांसा, तो एर्काइव भी नहीं है, स्कॉलरशिप थियोलॉजी भी नहीं, इसका मीनिंग हो जाएगा नॉलेज से। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, और अब ये ग्रामर से क्वेश्चन है। फाइंड आउट द एरर इफ एनी। और क्या लिखा है? इट इज़ अ पिटी दैट अ सन बॉर्न फ्रॉम गुड पेरेंट्स, की बड़ी ये दया है की बात है कि कोई पुत्र अच्छे पेरेंट्स से बॉर्न हुआ है, शुड लिव अ लाइफ ऑफ मिजरी, कि वो जीता है जीवन कष्टों भरा, डिप्रीवेशन मतलब वंचित जीवन, ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर, बड़े बुरे तरीके से। तो कहाँ पर एरर छुपा हुआ है इसमें? ठीक है, तो इसमें जो एरर छुपा हुआ है प्रपोजिशनल एरर है, प्रपोजिशनल एरर है। देखिए फ्रॉम का जब भी फ्रॉम आता है तो कहीं ना कहीं सेपरेशन की बात आ जाती है, अलग हटने की बात आ जाती है, पर जब हम टू की बात करते हैं तो वो संबंध बताने का बात करता है। तो सन जो कि पैदा हुआ है अच्छे पेरेंट्स से, तो से मतलब अलग करने की बात नहीं है, वो उसके संबंध जोड़ने की यहाँ पे बात है। तो प्रपोजिशन फ्रॉम ना लगाकर हम प्रपोजिशन टू यहाँ पर लगाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई वुड हैव आस्क्ड हिम टू लीव आवर हाउस इमीडिएटली हैं इफ माई फादर वुड नॉट हैव बीन एट होम एंड अवे। अगर मेरे पिता घर पर नहीं होते, जगह नहीं होते, ठीक है, तो मैं उनसे तुरंत जाने के लिए उनसे बोल देता। तो इस तरह का है कंडीशनल सेंटेंस ये है। और हमें यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में हम 3 मेन जो जिस तरह से बनाए जाते हैं क्लॉज हमें देखने के लिए मिलते हैं। इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट और आगे सिंपल होता है फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में हमें इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन, जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि मतलब जिस काम का उल्लेख किया जाता है वह काम अभी हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे कि आई हैड सीन यू, हैड आई सीन यू, यहाँ पे हैड का मतलब इफ़ से है ना। इफ़ आई सीन यू, यदि मैंने तुम्हें देख लिया होता, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, तो इसका मतलब कार तो स्टॉप नहीं की, ना ही देखा। ठीक है, तो ये वाली बात बताई जाती है। और थर्ड कंडीशन इफ़ प्लस सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब यहाँ पर आप देखिए, तो ये जो कंडीशनल सेंटेंस है वह कंडीशन से स्टार्ट ना होके ये जो रिजल्ट वाला है ये पहले दे दिया। खैर, मगर इसमें हमें क्या होना चाहिए था? इफ़ प्लस हेड प्लस वर्ब, इफ़ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो इफ़ माई फादर, ठीक है, हैड नॉट बीन एट होम एंड अवेक आई वुड, अगर मेरे पिता वहाँ नहीं होते तो मैं उनको तुरंत खाली करने के लिए कह चुका होता। ठीक है, तो इस तरह का इसका मीनिंग होगा। करेक्शन मैंने आपको बता दिया और आगे बढ़ते हैं कि मालास 2 ब्रदर्स, कौन कौन, रूपेश एंड भूपत are very intelligent and hardworking, but I am sure I like the later most। ठीक है, अब क्या एरर है, एडजेक्टिव से रिलेटेड यहाँ पर एरर है। तो यहाँ जो आंसर है वो आंसर है कि नो एरर। अब यहाँ पे लेटर वाले से हो सकता था, एरर हो सकता था, मगर नहीं है, और मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। तो लिखा है लेटर LATE और LATTER। तो ये LATER लेटर का अर्थ है बाद में, है ना, आई कॉल यू लेटर, और लेटर ये LATTER का अर्थ है बाद वाला, द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग, है ना। तो यहाँ पर जो लेटर का यूज़ किया गया है, स्पेलिंग भी सही है और यूज़ भी सही है, इसीलिए इस क्वेश्चन में हमें कोई भी एरर नहीं आ रहा और ये यहाँ पे करेक्ट है। आगे हम देखेंगे कि लेक्सिस रेफर्स टू फॉर्म्स हैविंग मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन। लेक्सिस रेफर्स टू फॉर्म having meaning or grammatical function all words, the history of words या स्टडी ऑफ सिलेक्टेड वर्ड्स फॉर्म या सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो लेक्सिकोग्राफर आपने एक नाम सुना होगा, और लेक्सिकोग्राफर हम जो डिक्शनरी कंपाइल करने वाला है, वर्ड्स को बनाने वाला है, उसको कहते हैं। तो लेक्सिस जो वर्ड है वो रेफर करता है किसको, स्टडी ऑफ सिलेक्ट वर्ड फॉर्म्स, तो इसका मतलब लेक्सिस है। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारे 2 क्वेश्चंस यहाँ पर रह गए हैं, और मैं इसे पॉज करूँगी 105 करके। बाकी एक इसमें लेक्चर और आएगा, एक वीडियो और, तो हम एंड तक तब देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने कहा कि भाई पूरे 125 में क्वेश्चंस करवाऊंगी, पर मुझे वीडियो बहुत लेंदी होती जा रही है और ये पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि फिर अपलोड नहीं होती। तो इसीलिए अभी यहाँ देखिए लिखा है कि द सिस्टम ऑफ द सोशल रूल्स दैट अ स्पीकर नोज अबाउट लैंग्वेज एंड यूज़ इट इज़ कॉल्ड, तो वो सिस्टम जहाँ पे द सिस्टम ऑफ सोशल रूल्स, समाज का वह नियमों का वह सिस्टम, जहाँ पर जो स्पीकर है नोज जानता है अबाउट लैंग्वेज को, और द यूजेस इट इज़ कॉल्ड, उस लैंग्वेज को और इसके यूजेस को कहा जाता है ग्रामर या मॉर्फोलॉजी या ऑर्थोग्राफी या फिर प्रेगमेटिक्स। तो प्रेगमेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ रूल्स, प्रेगमेटिक्स इसका हमारा आंसर है, जिसका मतलब है प्रेगमेटिक्स, स्टडी ऑफ रूल्स। और आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या, कि द टेंशन बिटवीन अस हैज़ ईज अ लिटिल, है ना। तो क्या यहाँ पर आएगा, प्रपोजिशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा, ईज ऑफ, ईज अप, ईज ओवर या फिर नो इम्प्रूवमेंट। और इसका जो आंसर है डेट इज़ ईज ऑफ, इसका आंसर है ईज ऑफ। ईज ऑफ का मीनिंग क्या होता है, ईज ऑफ मीन्स रिड्यूस इन डिग्री, स्पीड और इंटेंसिटी, कम कर देना। टेंशन बिटवीन अस, जो टेंशन है हमारे मध्य, हैज़ ईज्ड, कम हुई है, लिटिल, कुछ कम हुई है। दीज डेज, एक एग्जाम्पल और मैंने लिखा है, दीज डेज द प्रेशर हैज़ ईज्ड ऑफ, है ना, जो प्रेशर है, दबाव है, वो कम हुआ है। और लेंदी वीडियो हो रही है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर पॉज करूँगी, और नेक्स्ट हम एक लास्ट इसका और देखेंगे, जिसमें हम बाकी बचे हुए जो 25 क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। होप करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।